नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कार भारती पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है आपका। हम जिस टाइम पढ़ रहे हैं वह है मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य के अंतर्गत हमने जो प्रथम पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उनके बारे में पढ़ लिया। अब जो नए पेशवा आएंगे, दूसरे नंबर के पेशवा आएंगे, वह है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम टाइम पीरियड 1720 से 1740। अब देखो 1713 के अंदर साहू द्वारा बालाजी विश्वनाथ को प्रथम पेशवा नियुक्त किया गया। उसी के समय क्या हुआ था कि बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा पद को क्या बना दिया, वंशानुगत बना दिया। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र बाजीराव प्रथम ने पेशवा पद को प्राप्त किया, पद ग्रहण किया। उस समय इनकी उम्र जो थी वो थी मात्र 19 वर्ष, लेकिन इनमें प्रतिभावान थे, शक्तिशाली थे, कोटि के थे। इनके समय पर क्या हुआ था, मराठा शक्ति जो थी, मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई थी। मराठा शक्ति पीक पर थी। इनके समय पर इनका जो प्रथम उद्देश्य ये था कि ऐसी परिस्थितियों को निर्माण करना जिससे मराठा सरदार एक दूसरे पर डिपेंड रहे, और एक दूसरे पर डिपेंड रहने से वो क्या करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहते थे। दूसरा उद्देश्य ये था कि जो मुगल साम्राज्य था, जो बिखर रहा था, उसको खंडरों पर नए मराठा शक्ति या नए मराठा साम्राज्य का निर्माण करना ही चाहते थे। इनका कहना था कि जो मुगल रूपी जो पेड़ है, उसके जो सूखा तना है उसका प्रहार कर दो तो डालियां तो अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। यानी कि मुगल साम्राज्य दिन ब दिन क्या रहा था, कमजोर हो रहा था, विघटित हो रहा था। उस पर ये प्रहार करना चाहते थे, दिल्ली तक अपनी पहुंच कायम करना चाहते थे। देखो इनके बारे में देखो, पहला जो आएगा इनके ऊपर निजाम से संबंध के बारे में देखो। निजाम से संबंध मतलब निजाम को लेकर काफी सारे डिस्प्यूट होंगे, काफी सारे युद्ध होंगे और संधियां होंगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है मराठा साम्राज्य, यहाँ पे है सतारा, और दक्षिण में था कोल्हापुर, और यहां पे था हैदराबाद। तो हुआ क्या था कि सतारा में उस टाइम पर थी ताराबाई, यहां पे था साहू। ताराबाई अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को लेकर शासन कर रही थी। तो ताराबाई के जो सौतेली क्या थी पत्नी, वो सौतन थी, यानी राजा राम की जो दूसरी पत्नी थी, उसका जो पुत्र था संभाजी द्वितीय, उसने क्या किया, यहां पर अटैक किया और ताराबाई को यहां से भगा दिया, और खुद क्या बन गया, संभाजी द्वितीय की बात की जाए तो क्या बन गया, खुद यहाँ का कोल्हापुर का शासक बन गया। अब क्या होगा, तो यहां से शासक बन के ताराबाई को हटा दिया। निजाम क्या करेगा, यहाँ हैदराबाद में निजाम है जिसने 1724 में क्या किया था, हैदराबाद की नींव रखी थी, जिसका चिंगलीज खान के नाम से जिसे हम जानते हैं, चिंगलीज खान निजाम। इसका पूरा नाम की बात की जाए तो निजाम का पूरा नाम है आसफ जहां निजामुल मुल्क। आसफ जहां जानते हैं, निजामुल मुल्क, चिंगलीज खान भी कहते हैं जिसे। 24वीं हैदराबाद की स्थापना की थी। इसने क्या किया कि जो कोल्हापुर गुट है इसको भड़काने की कोशिश की निजाम ने, कि इसने कहा कि जहां सतारा में साहू है उसको हटाकर आप खुद क्या बन जाओ, राजा बन जाओ। आप खुद बन जाओ, क्या बन जाओ, राजा बन जाओ।
तो उस समय क्या था कि जो ये बाजीराव प्रथम था, ये कर्नाटक की तरफ गया हुआ था। तो इसे पता चला कि साहू को गद्दी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं निजाम और ये संभाजी द्वितीय मिलकर। तो इसने तुरंत यहाँ आए और कार्रवाई की और निजाम के खिलाफ क्या किया, संघर्ष किया, निजाम के खिलाफ कार्रवाई की। और निजाम और इसके बीच एक युद्ध होता है, पालखेड़ा का युद्ध। निजाम वर्सेस बाजीराव, क्या होता है, पालखेड़ा का युद्ध होता है। पालखेड़ा का युद्ध ये कब होता है, 1728 में होता है। निजाम हारता है, बाजीराव जीत जाता है, बहुत बुरी तरह से वो देता है, पटकनी देता है। इसके बाद क्या होता है, दोनों में एक संधि होती है, मुंशी शिवगांव की संधि। मुंशी शिवगांव की संधि, यह संधि ये की जाती है। इस संधि के तहत क्या किया जाता है कि साहू जो है, साहू की सर्वोच्चता को ये क्या कर लेगा, साहू की सर्वोच्चता को स्वीकार करेगा और जो बकाया खराज है, बकाया चौथ, बकाया चौथ अदा करेगा कौन, निजाम। निजाम अदा करेगा, साहू को देगा। इसके अलावा भविष्य में संभाजी की किसी प्रकार की सहायता नहीं करेगा, भड़काने की कोशिश नहीं करेगा। भविष्य में संभाजी द्वितीय, पहले संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र, ये शिवाजी के पुत्र, संभाजी द्वितीय की सहायता नहीं करेगा। ये संधि की, इसके साथ निजाम के साथ कौन करेगा, बाजीराव करेगा। संधि का नाम मुंशी शिवगांव की संधि। कौन से युद्ध के बाद हुआ, पालखेड़ा का युद्ध 1728 में। ठीक है, तो ये निजाम को क्या कर दिया उसने, एक तरह से शांत कर दिया। अब क्या है कि निजाम से निपटने के बाद, निजाम से निपट लिया बाजीराव ने, अभी संभाजी भी क्या कर रहा था, ये भी तो साहू की तख्तापलट करना चाहता था निजाम के साथ मिलकर। निजाम ने भड़काया इसको और ये साहू को हटाना चाहता था। तो निजाम संभाजी की तरफ रुख करेगा और इसके साथ क्या करेगा, 1730 के अंदर इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा और एक संधि करेगा। किसके साथ, संभाजी द्वितीय के साथ, जिसे कहते हैं वारणा की संधि। वारणा की संधि, इस संधि के तहत क्या किया गया, किसके बीच होती है याद रखना, बाजीराव और एक साहू भी कह सकते हैं, साहू और संभाजी द्वितीय के बीच कार्रवाई किसकी वजह से हुई थी, बाजीराव प्रथम की वजह से। इस संधि के तहत क्या किया कि क्या प्रावधान किए गए कि जो संभाजी द्वितीय है ये भविष्य में किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा साहू के खिलाफ, किसी प्रकार विद्रोह नहीं करेगा और सदा क्या बन के रहेगा, स्वामी भक्त बन के रहेगा। और इस संधि के बाद संभाजी द्वितीय बिल्कुल शांत हो गया और भविष्य में इसने ऐसी किसी भी प्रकार के कोई कार्य नहीं किया जिससे कि विद्रोह की भावना झलकती हो। ये सदा ही साहू के प्रति क्या रहा, आदरणीय रहा और इसने राज दरबार में निरंतर ही आता जाता रहा और साहू के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान पेश करता रहा। तो भविष्य में इसने कभी ऐसा कुछ काम नहीं किया और इसने ये क्या किया, ये एक जगह बैठकर रह गया, यानी कि जो मराठा साम्राज्य का केंद्र था वो सतारा हो गया। अब इसने कोल्हापुर जो था शक्ति के 2 गुट हो गए थे, वो 2 गुट नहीं रहे, अब केंद्र को सतारा हो गया। ये किसी प्रकार के साम्राज्य राजधानी या फिर क्या कहेंगे राज्य का वो नहीं रहा, ये लालची नहीं रहा, राज्य का मालिक नहीं रहा ये। हालांकि यहाँ कोल्हापुर में था ये, मतलब कि मराठा शक्ति का वो नहीं रहा, कह सकते हैं कि एक
राजा नहीं था, राजा केवल एक ही, कौन, साहू। ये कहने का मतलब ये संभाजी कह रहा शक्ति का बंटवारा नहीं चाहता था ये केवल अब क्या है इसका स्वामी उसका राजभक्त हो गया साहू का, सतारा का। उससे चुपचाप बैठ गए बारना की संधि के बाद, क्योंकि इसने कार्रवाई कर दी थी बाजीराव प्रथम ने, तो इसके पता चल गया कि अपना दाल गड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर बाद में क्या होता है कि संभाजी को कोल्हापुर से हटा है, इसको मृत्यु के बाद ताराबाई वापस से आ जाती है, और ताराबाई जो है संभाजी द्वितीय की कोई संतान नहीं थी, और संभाजी द्वितीय के बाद ताराबाई जो अपने पुत्र की संतान थी जिसे राजाराम द्वितीय कहा जाता था, राजाराम द्वितीय को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। इसके बाद राजाराम द्वितीय और इधर अभी देखो बुंदेलखंड भी, और ये है बुंदेलखंड भी। बुंदेलखंड क्या है, बुंदेलखंड है जो ये विंध्याचल है, ये यूपी वाला इलाका है, यहाँ पे यूपी वाला इधर है बुंदेलखंड। ठीक है, आपने वो बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, बुंदेलखंड वो वाला। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था छत्रसाल, शासक का नाम है छत्रसाल, शासक का नाम छत्रसाल। यहां पर क्या है कि एक व्यक्ति है मोहम्मद खां बंगश, इसने क्या कर लिया था, बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया। बंगश ने बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया था। छत्रसाल जो था ये भागा किसके पास, बाजीराव के पास। बाजीराव फर्स्ट से क्या मांगा, सहायता मांगी। बाजीराव फर्स्ट जो था वो सेना लेकर बंगस के खिलाफ गया, और बंगस को क्या कर दिया, हरा दिया। बंगस को युद्ध में पटकने के लिए। और ये जो विजय की गई थी 1728 के अंदर, यहां से हटाकर बुंदेलखंड को विजय कर लिया, बंगस को भगा दिया यहां से। छत्रसाल ने सहायता मांगी इसके बाजीराव प्रथम से, बाजीराव प्रथम ने इसके खिलाफ कार्रवाई की, बड़ी सेना लेके गया, जैसा कि आपने मूवी में देखा होगा वैसे, और मोहम्मद खां बंगस को यहां से भगाकर हटाकर इसको विजय कर लिया, वापिस छत्रसाल को दे दिया। तो बुंदेलखंड विजय 1728 याद रखना। बाकी आपने मूवी वगैरह देखी होगी। अब ये देखो गुजरात में, देख गुजरात क्या था कि यहां पर एक व्यक्ति है त्र्यंबक राव, इसको नियुक्त किया गया कहां पे, गुजरात में, ताकि तू यहाँ की देख रेख कर ले। लेकिन त्र्यंबक राव क्या था, ये महत्वाकांक्षी निकला। महत्वाकांक्षी मतलब कि ये इसकी ज्यादा इच्छादार निकला, महत्वाकांक्षी और प्राप्त करना मतलब।
इसने क्या किया कि मालवा और गुजरात का चौथ वगैरह जो मिलता था इस एरिया को क्या करना चाहते हैं, ये प्राप्त करना चाहता था। इस एरिया को क्या करना चाहता है, ये प्राप्त करना चाहता था। कार्य क्या मिला था इसे, इसका कार्य क्या था, चौथ और स्वदेश मुक्ति वसूल करना था इस एरिया से। वसूलने कार्य था, महत्वाकांक्षी निकला। इसने क्या किया, मालवा पर अधिकार करना चाहता था, मालवा पर भी मालवा पर अधिकार करना चाहता था। और इसके तहत इसने क्या किया, मालवा पर अधिकार करना चाहता था। इसने निजाम जो था हैदराबाद का, निजाम से क्या कर ली थी, मित्रता कर ली थी। तो साहू ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का हुक्म दिया और बाजीराव प्रथम जो था उसके तहत एक युद्ध होता है 1731 में, डभोई का युद्ध। डभोई का युद्ध 1731 किसके बीच, बाजीराव वर्सेस त्र्यंबकराव। ये हारता है, ये जीतता है, इसको यहां से भगा दिया जाता है, हरा दिया जाता है। इसके बाद यहां पर एक नए व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है। इसके पश्चात क्या की जाती है, इसके पश्चात युद्ध के पश्चात, इसके पश्चात यानी गुजरात में एक व्यक्ति है पिलाजी गायकवाड़। पिलाजी गायकवाड़ की नियुक्ति की जाती है, मतलब उसको यहाँ का अधिकारी बनाकर भेज दिया जाता है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इस तरीके से गुजरात विजय की इसने, त्र्यंबकराव को हटा दिया और पिलाजी गायकवाड़ को यहाँ का प्रमुख बना दिया। ठीक है, आगे देखो निजाम क्या करेगा, निजाम शांत नहीं बैठेगा, किसी ना किसी बहाने से वो बाजीराव के खिलाफ कुछ ना कुछ उंगली करता रहेगा। अब देखो क्या होता है कि एक युद्ध होगा, भोपाल का युद्ध। देखो भोपाल का युद्ध, भोपाल का युद्ध ये होता है 1737 में। कब होगा, 1737 में। देखो उस समय मुगल बादशाह जो था, मुगल बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। इस समय तो याद होगा, मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या किया कि निजाम को हुक्म दिया कि एक बड़ी सेना इकट्ठी करो और बाजीराव के खिलाफ कार्रवाई करो। तो निजाम क्या करेगा, भोपाल के पास एक बड़ी सेना इकट्ठी करेगा, बड़ी सेना का संगठन करेगा। बड़ी सेना बना तो ली, लेकिन इसकी जो खबर है वो बाजीराव को चल जाती है, बाजीराव को इसकी खबर पता चल जाती है। तो बाजीराव को जैसे खबर मिलती है कि मेरे खिलाफ, मराठा क्षेत्र के खिलाफ, मराठा साम्राज्य के खिलाफ एक बड़ी सेना का संगठन किया जा रहा है निजाम के नेतृत्व में, वो भी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर, तो बाजीराव प्रथम जो है अपनी सेना लेकर, बड़ी सेना लेकर, यहाँ की सेना है उसको घेर लेगा, भोपाल में जाकर सेना को घेर लेगा। और क्या करेगा, सेना को घेर लेगा और एक निजाम के द्वारा एक संधि की जाएगी फिर, क्योंकि उसे पता था कि हम घिर चुके हैं, हम इसे जीत नहीं सकते, तो इससे बढ़िया है हम संधि कर ले।
तो एक संधि होगी। ये युद्ध हुआ नहीं था, मतलब छोटी मोटी झड़पें हुई थी, लेकिन इतना बड़ा युद्ध नहीं थे। तो घेर लेगा, इसके बाद क्या संधि की जाएगी, दुरई सराय की संधि। और जो इस सेना का जो नेतृत्व किया था, बाजीराव के नेतृत्व, इस सेना का जो नेतृत्व किया था इस युद्ध में, नेतृत्व किसने किया था? चिमनाजी ने। चिमनाजी, इन्होंने नेतृत्व किया था भोपाल के युद्ध में। सेना को घेर लेते हैं, घेरने के बाद क्या होता है, एक संधि होती है। संधि का नाम क्या है? संधि होगी बाद में फिर बाजीराव के साथ निजाम करेगा। संधि का नाम है दुरई सराय की संधि। कब होगी? 3738 में। दुरई सराय की संधि, ठीक है। क्योंकि युद्ध में इसकी सेना हार जाती है, घेर लेके सेना को हरा देगा कौन? चिमनाजी जाती है। बाजीराव के नेतृत्व चिमनाजी सेना लेके जाते हैं। तो दुरई सराय की संधि होगी। इस संधि के तहत क्या हुआ? इस संधि के तहत क्या किया गया? संधि के तहत चंबल, मालवा का पश्चिमी भाग किसको मिला? मराठों को मिला। साहू को प्राप्त हो गया, क्योंकि राजा तो साहू होता है ना उस टाइम पे, प्राप्त हो गया। और इस तरह काफी सारे चंबल, मालवा के इलाके थे, काफी इलाके, वहां वो इस इलाके इसको दे दिए गए, साहू को दे दिए गए संधि के तहत। लेकिन क्या हुआ कि संधि के बाद निजाम का जो पुत्र था उसने संधि को मानने से इनकार कर दिया। निजाम का पुत्र नासिर जंग। तो बाजीराव प्रथम क्या करेगा? उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा, और खिलाफ कार्रवाई करेगा तो क्या करेगा? वो उससे में हार जाएगा और एक नई संधि करेगा नासिर जंग के साथ, मुंशी पैठन की संधि, मुंगी पैठन की संधि। वो करेगा 1740 में। इस संधि के तहत क्या हुआ था? मुंगी पैठन संधि के तहत जो दुरई सराय की संधि थी उसको लागू करने का, उसको मानने का हुक्म दिया गया। इसको? नासिर जंग को, बाजीराव प्रथम द्वारा। ठीक है, ये था। अब देखो, अभी देखो बेसिन की विजय। अगली है बसीन की विजय। बाजीराव प्रथम काफी लंबा जोड़ा है, शॉर्ट में पढ़ाना, 3-4 लेक्चर हो जाएंगे। बसीन की विजय, बेसिन की, बेसिन की, बेसिन का है एक बेसिन यहाँ पे। आज जो मुंबई वाली है, मुंबई से थोड़ा ऊपर वाला ये इलाका बेसिन कहलाता है। यहाँ पे सतारा, यहाँ पे कोल्हापुर, यहाँ पे हैदराबाद, मुंबई वाला इलाका बेसिन कहलाता है। बेसिन की विजय देखो, ये होती 1739 में। देखो ये इससे विजय में नेतृत्व किया था, सेना का नेतृत्व किसने किया था? ये किया था चिमनाजी ने। इसके तहत क्या किया गया कि पुर्तगालियों के खिलाफ, याद रखना ये पुर्तगालियों के खिलाफ पहला अभियान, पुर्तगालियों से बेसिन पर अधिकार कर लिया। पुर्तगालियों से छीन लिया, मतलब पुर्तगालियों ने छीन लिया, बेसिन को छीन लिया। इसके अलावा साल सेट पर भी अधिकार कर लिया, साल सेट पर भी अधिकार कर लिया। इसने मराठाओं ने, यही इलाका बेसिन के अंदर ही है, इस पर अधिकार के लिए यहां से जो था वो 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष
राजस्व प्राप्त हुआ। अधिकार करने के बाद यहाँ पे क्या होना, 2.5 लाख रुपए प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में यहाँ से मिलने लगे, क्योंकि जहां पर अधिकार हो जाता है वहां का सारा रेवेन्यू किसके आ उसी के अंडर में आ जाएगा जहां उसका अधिकार है। क्योंकि बंदरगाह वाला इलाका था, काफी सारे ट्रेड वगैरह होते थे इधर से, तो ट्रेड के रूप में क्या आ जाता है, 2.5 लाख रुपए की इनकम होती थी साल भर की। अगला देखो कोंकण अभियान, बेसिन हो गया, अगला है कोंकण अभियान। ये हुआ था, देखो तकरीबन 1736 के आसपास हुआ था, याद रखना। देखो कोंकण वाला गोवा वाला है, ये वाला है कोंकण, गोवा वाला लगा ये वाला, ये इलाका कहलाता कोंकण तट। यहां पर क्या है, यहां पर एक जाति है सिद्धिया, सिद्धिया जाति के सिद्धिया है। ये क्या है कि ये जो बीजापुर के राजा थे, बीजापुर राज्य के क्या थे, सैनिक हुआ करते थे। बीजापुर राज्य के सैनिक हुआ करते थे ये लोग, कौन, सिद्धिया लोग। बीजापुर राज्य के क्या होते थे, ये सैनिक अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन लड़ाकू जाति थी एक तरीके से, एक लड़ाकू जाति, जो कि बीजापुर के सैनिक हुआ करते थे। बीजापुर राज्य में सैनिक का काम करते थे, सैनिकों का रूप, एक लड़ाकू जाति थी। तो इनके खिलाफ निजाम क्या करेगा, निजाम बाजीराव प्रथम क्या करेगा, कार्रवाई करेगा। और इसके तहत किसी नेतृत्व में भी चिमनाजी अप्पा, चिमनाजी को भेजा गया, चिमनाजी को, किसको, चिमनाजी को भेजा गया इस नेतृत्व करने के लिए। इस अभियान का नेतृत्व किया था चिमनाजी ने। और चिमनाजी और सीधियों की जो के नेता थे उसका नाम है सीधी सत। चिमनाजी वर्सेस सीधी सत में क्या होता है, युद्ध होता है, इसमें ये मारा जाता है, ये जीत जाता है। इसके बाद इनमें संधि होती है, सीधियों में और मराठों में। इस संधि के तहत क्या किया गया कि कोंकण प्रदेश पर साहू की सत्ता यानी सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया गया, इसके तहत ये किया गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि बाजीराव प्रथम के 20 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो मराठा शक्ति है वो उत्तर भारत तक चली गई, दिल्ली तक दस्तक दे दी थी उसने। इसने क्या किया, इसके 20 वर्ष के कार्यकाल में निजाम को निरंतर हरा रहा है, गुजरात और मालवा पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर रहा है, बुंदेलखंड में एक अच्छे कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, दिल्ली की तक सत्ता को हिला रहा है, और कोंकण और बाकी के प्रदेश इन पर अपनी प्रभु सत्ता स्थापित कर रहा है। संभाजी द्वितीय जो था, जो कि बीच बीच में टांग अड़ा रहा था, उसको शांत बैठा देता है। तो अपने 20 का कार्यकाल के दौरान मराठा शक्ति को सर्वोच्चता पर, पीक पर पहुंचा देता है कौन, बाजीराव द्वितीय। अब क्या हुआ कि बाजीराव द्वितीय के अंतिम समय में बाजीराव द्वितीय ने क्या किया कि जो मराठा सूबे थे उनको 4 सरदारों में बांट दिए, 4 प्रमुख सरदारों में आपस में बांट दिए। इस तरीके से क्या होता है कि 4 सरदारों में, मराठा सरदारों में बांट देने से मराठों के 4 नए वंश निकलकर सामने आते हैं। बाजीराव द्वितीय के अंतिम समय में क्या होता है, मराठों के 4 नए वंश निकल के आते हैं। और देखो 4 वंश कौन कौन थे, मराठों के नए वंश, देखो मराठों के नए वंश थे। तो यहां पे है ग्वालियर, जहां पे है नागपुर,
नागपुर, ग्वालियर, इसके अलावा इंदौर, इंदौर है और बड़ौदा, बड़ौदा की गाय। इसके अलावा यहाँ पे है बड़ौदा, बड़ौदा। देखो यहाँ पर ग्वालियर में जो वंश पनपा हुआ था सिंधिया वंश। नया वंश कौन सा है? सिंधिया वंश। सिंधिया वंश के संस्थापक जो थे राणोजी सिंधिया। संस्थापक कौन थे इस वंश के? राणोजी सिंधिया, ये संस्थापक ग्वालियर में। इंदौर में देखो, इंदौर में पनपे होलकर, होलकर संस्थापक था महाराव होलकर, होलकर। महाराव होलकर ये थे। नागपुर में देखो, नागपुर में आएंगे भोसले, संस्थापक थे रघुजी भोसले। रघुजी भोसले। बचा कौन? बड़ौदा। बड़ौदा में आएंगे गायकवाड़, बड़ौदा में गायकवाड़। संस्थापक है पिलाजी गायकवाड़। ठीक है, तो इस प्रकार से चार जो सरदार थे, ये राणोजी हो गया, पिलाजी गायकवाड़ हो गए, महाराव होलकर हो गए और रघुजी भोसले हो गए। इनको चार सरदारों को क्या कर दिया बाजीराव ने? अपने जो सूबे थे उनको इनको दे दिया, इनमें संस्था इनमें नियुक्त कर दिया। और इस प्रकार से उसके अंतिम समय में चार जो नए वंश थे मराठों के निकलकर सामने आते हैं। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। बड़ौदा, इंदौर, ग्वालियर, नागपुर। ठीक है, राजधानी तो वही थी सतारा, राजधानी साहू। यहाँ पे कौन है? साहू। ठीक है, ये थे। तो बाजीराव प्रथम जो था उसका ये टाइम पीरियड था। हमने देखा कि किस प्रकार से उसने मराठा शक्ति को अपने पीक पर पहुंचाया, किस प्रकार से उसने युद्ध किए, किस प्रकार से कूटनीति का सहारा लेते हुए उसने मराठा साम्राज्य की जो नींव थी उसको और मजबूत की। तो हमारा जो ये बाजीराव द्वितीय था ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नए पेशवा के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।